हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में राजंस रिच के बहुविकल्पीय प्रश्नों के पार्ट नंबर 2 को। कल हम लोगों ने बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में राजंस रिच के बहुविकल्पीय प्रश्नों में पार्ट नंबर 1 में 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेंगे। और आज हम लोग पार्ट सेकंड में उसी के आगे यानी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं उसके लिए वाहक होता है, यानी उसका वाहक जो है कौन होता है। जो बच्चों को अपने पूर्वजों या माता पिता से जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसका वाहक कौन होता है। ऑप्शन दिया गया है डीएनए, आरएनए, पीजीएन या जीन्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन द जीन्स होता है। जो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है वह आपका जीन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यानी जो बालक सामान्य स्तर के होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ऑप्शन दिया गया है 80 से 85, 70 से 80, 90 से 109 या 100 से 115। तो जो सामान्य स्तर वाले होते हैं बालक यानी सामान्य बुद्धि लब्धि स्तर वाले जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वह आपका होता है 90 से कहीं आपको 110 देखने को मिलता है, कहीं 109 तो कहीं 105, लेकिन 90 से 110 माना जाता है। अब इसके बीच में एवरेज जो भी होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए जो है कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो टीएटी परीक्षण किसके लिए होता है, व्यक्तित्व के लिए होता है। लेकिन यहाँ आपको बताना है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया या इसका निर्माण किसने किया है। तो राइट आंसर आपका मरे एवं मार्गन ने किया था। इसको आपको मुरे कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो मुरे और मार्गन ने जो है इस परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के केंद्रक जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं इसमें सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो चाहे बालक हो चाहे वयस्क हो, अगर गुणसूत्रों की संख्या की बात होगी तो आपका होता है 46 और आपका होता है 23 जोड़ी। तो हम लोग चाहे 23 जोड़ी लिखेंगे या 46 लिखेंगे, दोनों चीजें सेम है। 23 जोड़ी का मतलब 23 का 2 जोड़ा तो 46 हो जाएगा और डायरेक्टली ऑप्शन में 46 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। आप लोग गेस करेंगे और कमेंट में फ्रेम करेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे इसमें बुद्धि लब्धि का जो मापन आपका करता है वह आपका है भाटिया जो है बैटरी परीक्षण। भाटिया बैटरी परीक्षण जो होता है यह बुद्धि का मापन करता है। बाकी और हम जो है यह आपका व्यक्तित्व का मापन करता है। CAT, MTA और TAT जो है यह सभी आपका व्यक्तित्व परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है, यानी बाल विकास के अंतर्गत जो बाल्यावस्था की अवधि है वह कौन सी अवधि मानी जाती है। तो बाल विकास में शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो 0 से 5 वर्ष या हम लोग कह सकते हैं जन्म से 5 वर्ष तक का शैशवावस्था, फिर 6 से आपका 10 वर्ष तक जो होता है या बाल्यावस्था, उसके बाद में आपका होता है किशोरावस्था। तो हमसे बाल्यावस्था पूछा गया था तो राइट आंसर ऑप्शन 6 से 10 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। तो अभी जस्ट हमने देखा है कि 0 से जो है 5 वर्ष तक या जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था, 6 से 10 बाल्यावस्था, उसके बाद से जो होगी 11 से 18 तक जो होता है यहाँ पर किशोरावस्था माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, यानी जो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है यह किसका है या किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है पावलोव, स्किनर, फ्रावेल और डाल्टन।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पावलोव ने दिया है। समृद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो है वह पावलोव के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, चिंपैंजी वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं, यानी किस नाम से जानते हैं? जो चिंपैंजी या वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत जो है उसका नाम क्या है, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही, यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, समग्र सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं और पूर्णाकृत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इसका 4 नाम हो गया, पहला सूझ का सिद्धांत, दूसरा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, फिर समग्र सिद्धांत और पूर्णाकृत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो है किया था, यानी जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, शेर पर या भालू पर? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था वह बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग को किस जानवर पर किया था? तो बिल्ली पर किए थे। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, यानी वह कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में, वह भाग आपका है क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और जो है संकेतात्मक, इसमें विभाजित किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन आ ब्रूनर ने किया है। ब्रूनर ने जो है संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक फिर आपका है संकेतात्मक में विभाजित किया है। नेक्स्ट है, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर कौन सा होता है? तो ये देखिए जीन पियाजे ने जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो 4 अवस्थाएं आपके सामने लिखी गई हैं, जिनमें से पहला आपका होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ आपको बताना है कि बच्चा जब अपने परिवेश में वस्तुओं में क्या करता है, विभेद करना प्रारंभ कर देता है, तो वह अवस्था कौन सी होती है, इनमें से कौन सा स्तर है? तो राइट आंसर ऑप्शन बा हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, जो अपने परिवेश में उपलब्ध वस्तुएं हैं उनमें विभेद करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ कर देता है, वह स्तर कौन सा है? तो ऑप्शन आपका सेम है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें आपको बताना है कि बालक जो है वस्तुओं या पदार्थों के संबंध में जब चिंतन या तर्क करना प्रारंभ कर देता है, तो जब देख कर करेगा तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, और जब वस्तु उसके सामने ना हो, बिना देखे ही वस्तु के बारे में तर्क या चिंतन करे, तो आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो यहाँ वस्तु जो है बालक के सामने है और देख कर जो है उसके संबंध में चिंतन या तर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को जो है 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? इनमें से वे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो अभी जस्ट हमने देखा है कि जीन पियाजे ने जो है 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था, हमने उस पर 2 क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए हैं? तो थॉर्नडाइक ने अधिगम संबंधी 2 नियम दिए हैं, एक गौड़ नियम है और एक मुख्य नियम है। तो गौड़ नियम में जो आपका आता है वह उसमें 5 नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक ने गौड़ नियम में कितने हैं? तो 5 हैं, जबकि मुख्य में आपके 3 दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो देखिए अभिप्रेरणा 2 होती है, एक आपका जन्मजात होता है या नेचुरल हम लोग बोल सकते हैं, और दूसरा अर्जित होता है। तो अर्जित अभिप्रेरणा वह होता है जो आप अपने समाज, विद्यालय या जो आप सीखते हैं वो आपका अर्जित प्रेरणा होती है, और जो बाय बर्थ आपको मिली होती है वो जन्मजात होती है। तो प्यास आपको बाय बर्थ मिलती है, भूख भी आपको बाय बर्थ मिलती है, और निद्रा, ये तीनों आपके कौन से हैं? तो ये नेचुरली हैं, जो आपको जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। लेकिन प्रतिष्ठा जो होती है ये आपको समाज में रहकर अच्छे कार्य को कर करके बनाया जाता है, तो ये आपका अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। नेक्स्ट है,
सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है। यानी कोई चीज आपने सीख लिया है, जैसे मान लीजिए आप मैथ लगा रहे हैं, उसमें आपने कोई सवाल को सीख लिया है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसको आप पुनः जब याद करने लगे, 1 2 3 दिन के बाद जब आप उसे पुनः याद करने लगे तो क्या हो, उसमें आप असफल हो गए, यानी वह चीजें आपको स्मरण नहीं हो पा रही है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्मरण। इसको विस्मरण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, यानी जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें कौन सी डिसएबिलिटी पाई जाती है, आपको यह बताना है। ऑप्शन दिया गया है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसस्मिथिया और डिसकैलकुलिया। कमेंट फास्ट करेंगे सारे लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए आपका टिक नहीं किया गया, लेकिन अगर शारीरिक रूप से बच्चा अक्षम है तो वो क्या करेगा, लिख नहीं पाएगा, सही चीजों सही तरीके से वह लिख नहीं पाएगा, और जब बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है तो आपका डिसग्राफिया होता है। लिखने में दिक्कत जो है वह डिसग्राफिया होता है। गणित में आपका डिसकैलकुलिया होता है। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा को वाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको ऐसी स्थिति कहीं दिखे कि बच्चा जो हो चीजों को उल्टा पढ़े या सही से नहीं पढ़ पाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया। इसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। नेक्स्ट है, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यानी कोई दो बालक हों और वो क्या हो, उनमें समानताएं कई सारी हो लेकिन उनका व्यवहार जो हो आपस में भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। उसका व्यवहार भिन्न हो तो क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। उसको वैयक्तिक विभिन्नता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? इनमें से कौन है जो प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं? कमेंट फास्ट करेंगे सारे लोग। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हमारा किलपैट्रिक हो जाएगा। किलपैट्रिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का जो है अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? यानी वह कौन सी विधि है, वह कौन सी विधि है जिसका जो है व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मापन रेखा विधि। वह कौन सी विधि है? तो मापन रेखा विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, बाल विकास का प्रमुख आधार कौन सा है? बाल विकास का इनमें से प्रमुख आधार कौन सा है? तो जो बाल विकास का प्रमुख आधार है वह आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आपका होता है। यानी जो बाल विकास का मुख्य आधार क्या होता है, तो वंशानुक्रम जिसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं और एनवायरमेंट, ये दोनों इसके मुख्य फैक्टर होते हैं बालक के विकास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण है, यह कथन किसका है? यानी जो वंशानुक्रम है वह क्या है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है, ये किसने कहा है या यह परिभाषा किसकी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन आ रुथ बैटिंग्ट की हो जाएगी। यानी रुथ बैटिंग्ट ने कहा है कि जो वंशानुक्रम है वह माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की अवस्थाएं हैं, अभी जस्ट हमने देखा है, तो हमने देखा था कि बाल विकास की जो अवस्थाएं थी उसकी उम्र पूछा गया था कि बाल विकास में
बाल्यावस्था की उम्र कितनी है, किशोरावस्था की उम्र कौन सी है और शैशवावस्था की उम्र कितनी है। तो बाल विकास की अवस्थाएं 3 हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था आपका जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होता है, बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष तक होता है और किशोरावस्था आपका 11 से लेकर के 18 वर्ष तक का होता है। राइट आंसर ऑप्शन द उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं? यानी जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनमें कौन सा गुण पाया जाता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं और स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो जो स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं वो आपके प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं होते हैं, और जो अपने आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं वो आप ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं होते हैं। अगर इसमें हम लोग देखेंगे हमारा बचा बा और सा, तो बा और सा में जो राइट आंसर हमारा है वो ऑप्शन बा हो जाएगा, अपने निर्णयों पे जो है आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट है, RTE 2009 जो है भारत में कब लागू हुआ था? RTE भारत में जो है कब लागू हुआ था? जो 2009 का था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, 1 अप्रैल 2010 को जो है RTE 2009 भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? 2015 के सेकंड में पूछा गया। यहाँ देखिए 2015 के बाद 11 लिखा गया, वो 11 नहीं, वह सेकंड है, क्योंकि 2015 में जो है पेपर आपका दोबारा हुआ था, तो उसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या करता है, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, तो वह अधिगम विधि जो होती है वह आपकी होती है परीक्षण करके सीखना। उसको हम लोग परीक्षण करके सीखना बोलते हैं। ऑप्शन सा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इनमें से कौन से हैं जो नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो राइट आंसर हमारा कोहलर हो जाएगा। कोहलर जो है ये नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। यदि आप इस क्लास का PPT नोट चाहते हैं तो जब हम लोग जो है इसके सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कर लेंगे, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं पूरा जब कवर कर लेंगे तो आपको पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न का PPT नोट टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।